जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय उपनिवेशवाद और देहात। इसमें हमने अभी तक मतलब चैप्टर को 70% पढ़ लिया है, 70% पढ़ लिया है। अब हम चल रहे हैं चैप्टर के अंत की तरफ। आपने समझ लिया है अंग्रेजी शासन की स्थापना पूरी तरीके से, आपने पहाड़िया समझ लिया, संथाल समझ लिया, और अब आप चल रहे हैं संथाल विद्रोह भी समझ लिया आपने। संथाल विद्रोह का क्या परिणाम हुआ ये भी आपने समझ लिया। अब हम चल रहे हैं दक्षिण भारत की तरफ, या कहिए मध्य भारत की तरफ, दक्षिण और मध्य के बीच की तरफ, जिसे हम कहते हैं दक्कन। दक्कन का एरिया चल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं दक्कन के एरिया में हुए किसान विद्रोहों के बारे में पढ़ने। आज हम चल रहे हैं दक्कन विद्रोह के बारे में और किसान विद्रोह के बारे में पढ़ने और समझने। देखो, जहां जहां अंग्रेज सरकार गई, जिस प्रकार की कर नीति उन्होंने बंगाल में लगाई, उसी प्रकार की कर नीति उन्होंने जहां भी उन्होंने शासन किया वहां पर लगाया। और इन कर नीतियों के कारण किसानों की आर्थिक दशा बद से बदतर हो गई। तो पहले तो आप समझ लीजिए दक्कन का एरिया कौन सा है। यह है आपका दक्कन का एरिया, इसे कहते हैं दक्कन। इस एरिया को दक्कन कहा जाता है, इतने एरिया को, ठीक है। यह है दक्कन भारत, ठीक, इसको कहते हैं दक्कन भारत, दक्कनी एरिया, ठीक है, डेक्कन। समझ में बात? तो आज चल रहे हैं इसको समझने। तो यहां पर किसानों के विद्रोह क्यों हुए, कैसे हुए, इस चीज को हम चल रहे हैं समझने। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, हम यहां पर देहात का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब अंग्रेजी शासन आया, मुगल शासन था, मतलब आप ये जान लीजिए कि भारत गांवों में ही बसता था। भारत आज भी गांवों में ही बसता है, शहरों में नहीं बसता। आज भी भारत गांवों में ही है। आज भी भारत की 70% आबादी गांवों में ही रहती है, शहरों में नहीं। समझ में आई बात? तो भारत वास्तविक रूप से गांवों में। तो जब तक अंग्रेज गांवों पर नियंत्रण नहीं करते, तब तक वो भारत पर नियंत्रण नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है उपनिवेशवाद और देहात, क्योंकि देहात ही उस समय पूरा भारत था। तो जब तक देहात को अपने नियंत्रण में नहीं लिया जाता, तब तक देश पर शासन नहीं किया जा सकता था। तो आज हम चल रहे हैं दक्कन के किसानों की स्थिति को जानने और समझने, और उन्होंने विद्रोह क्यों किया। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में प्रारंभ से ही ब्रिटिश शासन की नीतियां किसानों के हितों के विरुद्ध थी। आपने पढ़ लिया है और जान लिया है कि अंग्रेजी शासन किसानों के हित के लिए नहीं था। अंग्रेजी शासन अपने हित के लिए था, उनका अपना हित था, उन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी कमाई के लिए आए थे, ना कि किसी और की। भू राजस्व की ऊंची दर कर संग्रह के साधनों की कठोरता और भुगतान न किए जाने की स्थिति में भूमि की बिक्री के नियम ने किसानों की दशा को अत्यधिक दयनीय बना दिया था। सरकार ने न तो कृषक वर्ग के हितों की रक्षा करके अथवा कृषि को उन्नत एवं गतिशील बनाने का कोई प्रयत्न किया, और न ही किसानों को जमींदारों और महाजनों के शोषण एवं अत्याचार से बचाने का कोई प्रयास किया। भाई, महाजनों और जमींदारों के शोषण से बचाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपकी अंग्रेज सरकार किसानों पर नियंत्रण रखती थी और अपनी आर्थिक नीतियां उन पर लादती थी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अंग्रेज सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, वो किसानों के हित के लिए नहीं था, वो अपने हित के लिए था। उन्हें अपने लिए कमाना था, किसी और के लिए नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किसानों या भारत के लोगों के लिए नहीं था, उनका अपने लिए था। उन्होंने भारत को गुलाम अपने लिए बनाया था, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ना कि भारत का विकास करने के लिए, ना कि भारत के किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए।
उनका मूल उद्देश्य था भारत के आर्थिक संसाधनों का शोषण करके अपने उद्योगों की प्रगति करना और अपना विकास करना, उनका यह उद्देश्य था। तो वो किसानों की स्थिति के सुधार के लिए कोई काम करने का प्रयत्न करेंगे, यह सोचना भी हमारे लिए बहुत ही गलत है। हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य ही नहीं था भाई। वो अपने जिस काम के लिए आए थे उस काम को वो कर रहे थे। वो भारत को लूटने आए थे और लूट रहे थे। समझ में आई बात? तो वो किसानों की दशा स्थिति के बारे में क्यों सोचेंगे? जब भारत के लोग, भारत के जमींदार, भारत के साहूकार जब भारत के किसानों के बारे में नहीं सोच रहे थे तो अंग्रेज क्यों सोचेंगे? आप ये बताइए मुझे। वो तो आए ही हैं भारत को लूटने, उनका काम ही है भारत को लूटना, तो वो क्यों भारत के बारे में सोचेंगे? समझ में आई बात? आगे सुनिए। वास्तव में सरकार, पुलिस, अदालतें, सरकारी अधिकारी सभी उन जमींदारों और भूस्वामियों के रक्षक थे जो किसानों से कठोरता पूर्वक राजस्व वसूल करते थे। तो भाई अंग्रेजों को तो राजस्व से मतलब था ना, और जो उनको राजस्व वसूल कर दे रहा है उसकी रखवाली करना तो अंग्रेजों का फर्ज था, क्योंकि वो कमाने आए थे ना। और जो उनको कमाई लाकर दे रहा है, किसानों से कमाई लेकर लाकर कौन दे रहा है? जमींदार और साहूकार। तो जमींदार और साहूकार की सुरक्षा करना अंग्रेजों का फर्ज है कि नहीं है? तो इसीलिए वो अंग्रेजों का, इसीलिए वो साहूकारों और जमींदारों की सुरक्षा कर रहे थे, किसानों के हक के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे। आगे सुनिए। अंततः किसानों की दशा इतनी अधिक दयनीय हो गई कि उनका क्रोध एवं असंतोष विद्रोहों के रूप में फूट पड़ा। किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक विद्रोह 1875 ईस्वी में दक्कन में हुआ। ऐसा ही विद्रोह 1875 में दक्कन में होता है और इसी को दक्कन विद्रोह कहा जाता है। ये 1857 के विद्रोह के बाद हुआ है, ये याद रखना। 1857 का विद्रोह, उससे पहले संथालों का विद्रोह कब हुआ है? 1855 से लेकर 56 तक, याद रखना। और 1857 में फिर विद्रोह हुआ है। और ये जो हम दक्कन का विद्रोह पढ़ रहे हैं ये कब हुआ है? 1875। ये याद रखना है, ठीक है? कि संथालों का विद्रोह कब हुआ है? 1855 से लेकर 56 के बीच में। और 1857 भारत की पहली क्रांति, आजादी की पहली लड़ाई कब लड़ी गई है? 1857 के विद्रोह को भारत के पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। और फिर दक्कन विद्रोह कब हुआ है? 1875। और क्यों हुआ है? क्योंकि किसानों की दयनीय स्थिति बद से बदतर कर दी गई थी और किसान इस बात को भाग गए थे कि अगर हमें अपनी स्थिति को सुधारना है तो हमें खुद आवाज उठानी पड़ेगी। हमारे लिए कोई और दूसरा आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर हमें अपनी स्थिति को सुधारना है, हमें अपनी स्थिति को परिवर्तित करना है तो हमें खुद अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी स्थिति को कोई सुधारने वाला नहीं है। ये बात जान लीजिए। जब तक आप अपने लिए काम नहीं करेंगे तब तक आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता है। जैसे मैडम के कहने से आपके नंबर नहीं आएंगे, आपके काम करने से आपके नंबर आएंगे। आप जब अपने लिए काम करेंगे, आप जब लिखना सीखेंगे तब आपके नंबर आएंगे। आपको कोई लिखवा नहीं सकता हाथ पकड़ के। स्पून फीडिंग आज आपकी नहीं की जा सकती। आज आप अपने खुद मालिक हैं। आप चाहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो आप बैठे रहेंगे। आपको कोई आगे बढ़ा नहीं सकता, आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक आप आगे बढ़ना ना चाहें। ये बात आप जान लो। आपको मैं अभी बोल रहा हूं, अभी आपके पास 2 महीने का समय है और 2 महीने अगर आप ढंग से राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप पेपर में अच्छे नंबर ला पाएंगे। 80% मार्क्स तो कहीं नहीं गए आपके। अगर आप इन 2 महीनों में अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं 22 फरवरी से पहले 22 फरवरी को पहला पेपर है ना? 19 हिंदी का पहला पेपर कब है? 19 को है ना? तो 19 फरवरी मान लेते हैं।
समझ में आई बात? आप लिखो, आपके पास आपके सारे सब्जेक्ट हिंदी में है, तो अगर आप हिस्ट्री भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो हिंदी की प्रैक्टिस तो अपने आप हो जा रही है। आप पॉल साइंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने आप हिंदी की प्रैक्टिस हो रही है। समझ में आई बात? पर आपको करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो आपको कोई नहीं। किसानों की स्थिति किसानों ने खुद सुधारी है, किसी और ने नहीं। किसानों ने जब देखा कि उनके ऊपर अत्याचार हद से ज्यादा हो गया है तो उन्होंने खुद साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया और उनकी ईंट से ईंट बजाई। सुनिएगा ध्यान से, पहले तो हम कारणों की समीक्षा करेंगे कि दक्कन का विद्रोह क्यों हुआ। ठीक है, सुनिए क्या कारण थे जिनके कारण किसानों ने विद्रोह किया। भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त, भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त। सुनना क्या है अस्थायी बंदोबस्त? जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, 1793 ईस्वी में बंगाल बिहार में भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तेमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, को लागू किया गया था। इस बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों द्वारा सरकार को दिया जाने वाला वार्षिक लगान अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त में कर निर्धारित था कि एक साल में आपको इतना कर देना है। उसे क्या, कौन सी कर व्यवस्था कहते हैं? इस्तेमरारी बंदोबस्त को। अस्थायी बंदोबस्त को किस नाम से जाना जाता है? इस्तेमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। और ये कब लागू हुआ था? 1793 में बिहार और बंगाल। उस समय बंगाल रियासत ही आपकी बिहार तक फैली हुई थी। ये देखिए, ये है आपकी उस समय की बंगाल रियासत, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, कालांतर में बंगाल प्रेसिडेंसी के अन्य भागों में भी इस बंदोबस्त को लागू कर दिया गया था, किंतु शीघ्र ही ब्रिटिश प्रशासकों के लिए यह स्पष्ट हो गया कि इस्तेमरारी बंदोबस्त ब्रिटिश आर्थिक हितों के अनुकूल नहीं था। 1810 ईस्वी के बाद कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण जमींदारों की आय में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। भू राजस्व का अस्थायी रूप से निर्धारण कर दिए जाने के कारण औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी हुई आय में अपने भाग का दावा करने में असमर्थ थी। अंततः अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने इस्तेमरारी बंदोबस्त के विस्तार के विचार का परित्याग कर दिया। परिणाम स्वरूप इस बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले की ही लागू किया गया। 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। 19वीं शताब्दी में जिन क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ वहां पर अस्थायी बंदोबस्त को लागू ना करके अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों की उपज में जब पैदावार में बढ़ोतरी हो रही थी और जो उससे कमाई हो रही थी, उस कमाई में अंग्रेज सरकार को प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, जिस कारण से 1810 के बाद जितने भी उन्होंने क्षेत्रों पर कब्जा किया, जितने भी भारत के क्षेत्रों पे उन्होंने कब्जा किया, उन क्षेत्रों में कर नीति जब लागू की गई तो वो कौन सी लागू करी गई? अस्थाई ना लागू करके अस्थाई लागू की गई, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अंग्रेज सरकार के पास आ सके। रेवेन्यू का मतलब कर, ज्यादा से ज्यादा कर अंग्रेज सरकार के हाथों में आए, जमींदारों को कम मिले और अंग्रेज सरकार को ज्यादा मिले। समझ में आई? बंगाल रियासत में तो उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया था, तो अब उसे परिवर्तित करना उतना आसान नहीं था, जमींदार विद्रोह कर देते, जिस कारण से अब उसके बाद जितने भी एरिया उन्होंने कब्जा किया उन सभी एरियाओं में उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लागू ना करके अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिससे कि जो उपज की कमाई में वृद्धि हुई थी उस कमाई को वो ज्यादा से ज्यादा ले सके। इसी चीज ने अंग्रेजों की कर नीति को मनमानी तौर पर बढ़ाया और अंग्रेजों ने किसानों के शोषण के लिए, किसान जितना कमाता था उसका 70% उससे हड़प लेते थे कर के रूप में,
और भैया जब अंग्रेज 70 लेते थे तो जमींदार 90 ले लेते थे, जमींदार 90 ले लेते थे, किसान के पास उसकी कमाई का सिर्फ 10% बचता था। और इसी चीज ने किसानों के मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ और अंग्रेजी सरकार के इन टट्टुओं के खिलाफ, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ एक ज्वाला पैदा करी और एक दिन वो ज्वाला भड़क पड़ी और उसी ज्वाला को हम दक्कन विद्रोह या किसान विद्रोह के नाम से जानते हैं। आगे सुनिए। वास्तव में 19वीं शताब्दी, देखो 19वीं शताब्दी जब मैं बोल रहा हूं तो मैं किस समय की बात कर रहा हूं? पहली बात तो शताब्दियां पता ही नहीं है आप लोगों को, शताब्दी किसे कहते हैं। ठीक है, शताब्दी का मतलब 100 साल के समय को एक शताब्दी कहा जाता है। आज कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं चल रही है। समझ नहीं बात? जब 20वीं शताब्दी बोलोगे तो कब का समय आएगा पता भी है? 1900 से लेकर 2000 नहीं, 1999। ठीक है, ये है 100 साल, इसको कहेंगे हम 20वीं शताब्दी। ये कौन सी शताब्दी है? 20वीं। तो 18वीं, जब मैं 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं तो मैं कब से कब की बात कर रहा हूं? 1800 से लेकर 1899। तो इस समय में जितने भी क्षेत्रों पर अंग्रेज सरकार ने नियंत्रण स्थापित किया, उन क्षेत्रों में उन्होंने कौन सी कर व्यवस्था लागू करी? अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त, समझ में आई बात? अस्थायी बंदोबस्त उन्होंने लागू किया। और 18वीं शताब्दी में सिर्फ एक ही प्रेसिडेंसी को उन्होंने रूल किया था, और वो कौन सी थी? बंगाल रियासत। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल रियासत ही उनके नियंत्रण में आती है। और कब होता है प्लासी का युद्ध? 1757। ठीक है, ये याद रखना। प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेज सरकार बंगाल रियासत पर अपना नियंत्रण करने में कामयाब होती है और वहां पर कर नीति के रूप में वो अस्थायी बंदोबस्त लागू करते हैं। ठीक है, बंगाल रियासत में आज के भारत का कौन कौन सा क्षेत्र आता है? पूरा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये है उस समय की बंगाल रियासत के क्षेत्र। समझ में आई बात? और फिर जब उन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाया, जिन जिन क्षेत्रों में वो गए वहां पर उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लागू नहीं किया। क्यों? क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा किसानों की आय में जो वृद्धि हुई थी, उस आय की वृद्धि में अंग्रेज सरकार को हिस्सा नहीं मिल रहा था। वो जो कमाई एक्स्ट्रा हो रही थी वो जमींदार रख रहे थे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब अंग्रेजों ने और क्षेत्रों पर अपना कब्जा किया तो उन क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त लागू नहीं किया। वहां पर कौन सा बंदोबस्त लागू किया उन्होंने? अस्थायी बंदोबस्त। तो दक्कन के क्षेत्र में भी जब उन्होंने इस क्षेत्र पर भी अपना अधिकार किया तो वहां पर कौन सा बंदोबस्त लागू किया गया? कर नीति, अस्थायी बंदोबस्त। ये कर नीति है, टैक्स पॉलिसी। जैसे जीएसटी क्या है? टैक्स पॉलिसी। तो ये टैक्स पॉलिसीज के नाम है। जैसे इनकम टैक्स होता है, जीएसटी है, वैसे ही ये भी है, टैक्स का नाम है ये। समझ में आई बात? अस्थायी कैसे होता है? अस्थायी में कैसे लेते हैं? अपनी मर्जी से किसानों की कमाई देख लेते हैं और अपनी मर्जी से डिसाइड कर देते हैं कि इस बार इतना कर दिया जाएगा, इस बार इतनी कमाई ली जाएगी। वो जमींदारों से लेंगे। जमींदार को बोला कि 70% लेनी है तो जमींदार 70 नहीं 90 लेता है। समझ में आई बात? वो भी तो कमाएगा ना भाई, चोर तो वही है ना, असली चोर तो वही है। इसीलिए तो गांधी जी को कहना पड़ा कि असहयोग आंदोलन जब तक नहीं होगा तब तक भारत को आजाद नहीं कराया जा सकता, क्योंकि भारत को गुलाम बनाने में भारतीयों का ही योगदान है, किसी और का नहीं। जब तक भारतीय अंग्रेजों की चाटनी छोड़ेंगे नहीं तब तक भारत को आजाद नहीं कराया जा सकता। इसीलिए गांधी जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक कहा कि भैया असहयोग करो अंग्रेजों का, अंग्रेजों के स्कूलों में मत पढ़ो, अंग्रेजों के लिए काम करना छोड़ो, तभी भारत आजाद होगा, नहीं तो भारत कभी आजाद नहीं होगा। समझ में आई बात? आगे सुनिए। वास्तव में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में औपनिवेशिक अधिकारियों पर इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री
डेविड रिकॉर्डो के विचारों का पर्याप्त प्रभाव था। रिकॉर्डो का विचार था, जब भूमि में औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी, जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किराया जीवी में बदल जाएंगे और उनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधार में पर्याप्त उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। ब्रिटिश अधिकारियों का विचार था कि बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त के कारण इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वहां के जमींदार एक प्रकार से किराया जीवियों के रूप में परिवर्तित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीनें पट्टे पर दे दी थी। इसीलिए ब्रिटिश अधिकारी एक भिन्न राजस्व प्रणाली का अनुसरण करना चाहते थे और उन्होंने भिन्न प्रणाली के रूप में अस्थायी बंदोबस्त को लिया। अस्थायी बंदोबस्त को उन्होंने स्वीकार किया। कहां के लिए? दक्कन क्षेत्रों के लिए। आगे सुनिए। अंततः बंबई दक्कन के भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने बंदोबस्त जमींदार के स्थान पर सीधा रैयत अर्थात किसानों से किया। सीधा किसानों से कांटेक्ट किया, सीधे किसानों से कर वसूल करते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान को भूमि का स्वामी मान लिया गया और भूमि की उत्पादन शक्ति एवं उत्पादन के आधार पर लगान निर्धारित कर दिया गया। किसानों को सामान्यतः कुल उपज का 45 से 55% लगान के रूप में देना पड़ता था। अगर 100 रुपए किसान कमा रहा है तो 45 रुपए या 55 रुपए उसे सरकार को कर के रूप में देना पड़ता था। देख रहे हो आप कि कितना ज्यादा टैक्स देना पड़ता था उन्हें। लगान का निर्धारण अस्थायी रूप से नहीं किया गया। प्रत्येक 30 वर्ष के पश्चात लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था और प्रत्येक पुनर्निर्धारण के द्वारा लगान की मात्रा पहले की अपेक्षा बढ़ा दी जाती थी। हर साल प्रत्येक 30 वर्ष के बाद लगान की पुनर्निर्धारण होता था और हर 30 वर्ष बाद लगान बढ़ाया ही जाता था, घटाया कभी नहीं जाता था। तो अब आप खुद देखो, किसान की आय जितनी होती थी उस आय में आप मोटा सेंध मार लेते थे। आधा पैसा आप ले रहे हैं किसान का, आधा ले रहे हैं, 60% ले रहे हैं। भैया किसान आपके लिए थोड़ी ना काम कर रहा है, किसान अपने लिए काम कर रहा है ना। तो आप अगर उसकी इतनी मोटी कमाई ले लेंगे तो वो कैसे विकास करेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा? आप खुद सोचो। अगर आज आपसे सरकार, भाई भारत में इनकम टैक्स की चोरी क्यों होती है? लोग कर देने से क्यों कतराते हैं? क्योंकि लोग मानते हैं कि ये मेरी कमाई है, मेरी गाड़ी कमाई है, मैं क्यों दूं। ये मानते, सभी मानते हैं ये। लेकिन देखो, कर इतना होना चाहिए जिससे कि देने वाले को भी तकलीफ ना हो, देने वाले को तकलीफ ना हो। और आप यहां पर उसकी आधी कमाई ले रहे हैं। आप किसी की उससे बेवजह आधी कमाई लेंगे तो वो खुशी खुशी आपको देगा? मेहनत वो कर रहा है और आधी कमाई आप हड़प ले रहे हैं, और आप आधी कमाई लेकर भी उसके विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको शांतिपूर्ण देता रहेगा कैसे? आप बताओ, अगर मैं आपसे आपकी आधी कमाई लूं और आपके लिए फिर भी कुछ ना करूं तो आप कितने दिन देंगे मुझे? 2 दिन देंगे, 4 दिन, 2 महीने देंगे, 3 महीने देंगे, 1 साल देंगे, 2 साल देंगे, उसके बाद आप विद्रोह जरूर करेंगे। तो अंग्रेजों ने तो ये रीति बना ली थी, हर 30 साल बाद कर कम भी नहीं करते थे, बढ़ाते ही जाते थे, बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो क्या होगा? किसान प्रेम तो करेगा नहीं ना भाई। और उस समय के किसान शिक्षित नहीं थे, उस समय इंटरनेट नहीं था। भूलना मत कि बहुत जल्दी से चीजों को स्प्रेड कर दिया जाए, लोगों को अवेयर करके एक साथ जोड़ दिया जाए, इतना आसान नहीं था। समझ नहीं बात? इतना आसान नहीं था लोगों को जोड़ना, बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। समझ में आई बात? पहली बात तो लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी सरकार के खिलाफ खड़े होने की। हद से ज्यादा शोषण कर दी थी सरकार, इसलिए लोग खड़े होने से ही डरते थे।
आवाज उठाने से ही डरते थे। समझ में आई बात? आगे सुनिए। दूसरा, भू राजस्व की कठोर दर। भू राजस्व की कठोर दर, बहुत ज्यादा पैसे लूटते थे। 1820 के दशक में बंबई दक्कन में पहला भू राजस्व बंदोबस्त किया गया। इसके द्वारा निर्धारित भू राजस्व की दर इतनी अधिक थी कि किसान के उत्पादन का एक विशाल भाग भू राजस्व के रूप में सरकार के पास पहुंच जाता था। परिणाम स्वरूप किसानों के पास जीवन निर्वाह के लिए कुछ अधिक नहीं बचता था। घटिया किस्म की जमीन वाले क्षेत्रों में स्थिति और अधिक दयनीय हो गई थी। वर्षा न होने से उत्पादन न होने अथवा बहुत कम होने की स्थिति में किसान भू राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ हो जाते थे। सरकारी कर्मचारियों को किसानों से किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। वे अत्यधिक कठोरता पूर्वक लगान की वसूली करते और यदि कोई किसान राजस्व का भुगतान नहीं कर पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती और संपूर्ण ग्राम पर जुर्माना लगा दिया जाता। टैक्स कलेक्ट करने की पॉलिसी भी कोई अच्छी नहीं थी। बहुत जबरदस्ती खींचे जाते थे पैसे। अगर नहीं दे पाते थे तो आपकी फसल जब्त कर ली जाती थी और पूरे गांव पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता था, पूरे गांव पर। अब बताओ, आप प्यार करोगे? नहीं, हम तो विद्रोह करेंगे अगर हो तो। क्या करोगे अगर आज आपके ऊपर स्कूल वाले लगा दें कि नहीं, तुम सबको अब और 5,000 फीस देनी है? क्या करोगे? दोगे फीस? छोड़ देंगे। बोल दिया ना, स्कूल छोड़ देंगे। तो वही बात है, स्कूल छोड़ना भी एक प्रकार का विद्रोह है। आखिर आप उनकी बात से सहमत नहीं है, आप उनकी संस्था ही त्याग देंगे अगर वो आपके साथ ऐसा करते हैं तो। समझ गई बात? ये बात ध्यान में रखिए। और उस समय आपने देखा ना पुलिस ना कोर्ट, सब कुछ अंग्रेजों का था और अंग्रेज अपनी कमाई के लिए उनका प्रयोग कर रहे थे। अंग्रेज उनका अपनी कमाई के लिए प्रयोग कर रहे थे। और मैंने बताया, भारत की जनता शिक्षित नहीं थी। भारत की जनता शिक्षित नहीं थी। भारत की जनता का शोषण किया जा रहा था और भारत की जनता ही भारत की जनता का शोषण कराने में मदद कर रही थी। समझ में आई बात? इसीलिए आगे सुनो। कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट। और जब कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट भी आ जाती, फिर भी अंग्रेजी सरकार अपने कर में कोई कमी नहीं करती। फसल बिक रही है 20 रुपए किलो, फिर भी कर कितना है? 60 रुपए। किसान की कमाई ही नहीं है उतनी और आप कर उतना ही रख रहे हैं, क्या होगा? विद्रोह होगा। आगे सुनो। कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट। 1832 ईस्वी के बाद कृषि उत्पादों के मूल्यों में आने वाली तीव्र गिरावट ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया। आगामी लगभग 15 वर्षों तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप किसानों की आय इतनी कम हो गई कि उनके लिए अपना और अपने परिवार का पेट भरना भी कठिन हो गया। 1832 और 34 ईस्वी की अवधि में पड़ने वाले अकाल ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया। दक्कन की जनसंख्या का लगभग 5% मौत का शिकार बन गया और लगभग 1/3 पशुधन की भी मौत के मुंह में समा गया। जीवित रहने वालों के पास पेट भरने के लिए खाद्यान्न नहीं था। दूसरी ओर राजस्व की बकाया धनराशि में निरंतर वृद्धि हो रही थी। टैक्स में कोई कमी नहीं आई। आप इस बार टैक्स नहीं दे पा रहे हो तो अगली बार देना, लेकिन टैक्स में कोई छूट नहीं मिल रही थी। और जनसंख्या मर गई थी। किसानों की मोटी आमदनी खत्म हो गई थी। उनका पशुधन खत्म हो गया था, मौत की कगार पे चला गया था। फिर भी अंग्रेज सरकार अपनी कमाई में किसी भी प्रकार से कमी नहीं कर रही थी। वो किसानों को लूटने में लगे हुए थे। किसान को गन्ने की तरह चूस लेना है, लेकिन तब तक नहीं छोड़ना जब तक उनके
बदन में एक भी रस की बूंद रह जाए। जैसे गन्ने को गन्ने वाला चूस लेता है, एकदम अपनी मशीन में लगा के पेर देता है ना, वैसे ही अंग्रेज सरकार भी भारतीय किसानों को पेर रही थी अपने लिए, अपने धन के लिए। और उनको पिरवाने में भारत के जमींदार और साहूकार भी पूरी मदद कर रहे थे। भाई अंग्रेज सरकार पूरे पुलिस वहां से नहीं लाई थी, यहीं के लोगों को पुलिस में भर्ती किया था, यहीं के लोगों को अदालतों में बिठाया था, तभी यहाँ की अदालतें चल रही थी। मैं मानता हूं जज अंग्रेज थे, लेकिन जो अदालतें चलाने वाले लोग थे वो भारतीय ही थे। तो भारतीयों ने ही भारतीयों का शोषण करने में मदद करी है, ये बात याद रखना। और आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। आपका शोषण कोई बाहरी नहीं करता, आपका शोषण आपके ही लोग करते हैं, कोई दूसरा नहीं आता करने। आपके ही लोग ही आपका शोषण करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अगर कोई कहे कि मुसलमानों का शोषण कौन करता है, तो मुसलमान खुद करते हैं, कोई और नहीं करता उनका शोषण। जो मुसलमान नेता बने हैं वो मुसलमानों की कभी बात ही नहीं करते, बात भी करेंगे तो गलत तरीके से करेंगे, कट्टर तरीके से करेंगे। कट्टर तरीके से बात करोगे तो कौन आपकी बात सुनेगा? जाओ बने रहो कट्टर। कट्टर तो कुछ चलता ही नहीं है, कट्टर चीजें तो टूट जाती हैं। ज्यादा कठोर हो जाओ ना तो वो तोड़ दी जाती हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता। समझ में आई बात? ये बात जान लो, कभी भी ज्यादा कठोर होने का प्रयास मत करो, सख्त होने का प्रयास मत करो। सख्त चीजें हमेशा टूटती हैं। अंग्रेज सरकार भी इसीलिए टूटी क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी बारे में सोचा, किसानों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। समझ में आई बात? आगे सुनो। चौथा कारण क्या है? किसानों के बढ़ते हुए कर्ज। किसान को राजस्व का भुगतान करने, अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने और हल बैल एवं बीज आदि खरीदने के लिए धन की आवश्यकता थी। इस प्रकार उसके सामने पैसा उधार लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। और वो किसके पास पैसा लेने जाते थे? जमींदार और साहूकार के पास। और जमींदार और साहूकार फ्री में तो देते नहीं थे, मोटा इंटरेस्ट ठोक देते थे, ब्याज इतना कि कभी ब्याज ही ना खत्म हो, मूल तो बना ही रहे हमेशा, मूल तो बना रहे हमेशा, ब्याज ही कभी खत्म ना कर पाओ। एक बार ऋण चक्र में फंस जाता था किसान तो इतना उसमें पिस जाता था, उसकी जितनी भी कमाई बचती थी अंग्रेज सरकार को टैक्स देने के बाद, वो सारी की सारी कहां चली जाती थी? साहूकार के गले में। किसके रूप में? ऋण के इंटरेस्ट के रूप में, ऋण के इंटरेस्ट, लोन के इंटरेस्ट के रूप में चली जाती थी। और अनपढ़ थी जनता, जिस कारण से कभी समझ ही नहीं पाती थी साहूकार के बही खाते को। तो इस चीज ने भी जनता में सबसे ज्यादा आक्रोश पैदा किया कि हम कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारा पेट खाली रह जाता है और ये लोग कुछ भी नहीं करते, फिर भी इनके गल्ले भरे पड़े हैं, फिर भी इनके गल्ले, इनका सब कुछ भरा पड़ा है। ये कुछ ना करके भी इतने खुशहाल है और हम सब कुछ करके भी इतने दुखहाल है। इस चीज ने किसानों के मन में अपार दुख पैदा किया और विद्रोह की आग को धधका दिया। और उसी का परिणाम होता है 1875 का दक्कन विद्रोह। ठीक है, इन कारणों को अच्छे से याद कर लेना। दक्कन विद्रोह के क्या कारण थे? तो पांचों के पांचों कारण, 6 कारण है और 6 के 6 कारण आपको, 6 नहीं है 7 कारण है, और 7 के 7 कारण आपको याद रहने चाहिए। 7 में 5 कर लेना, बहुत बड़ी बात होगी आपकी। ठीक है, और सारे एक ही चीज से रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है, सब में एक जैसी बातें हैं, ज्यादा अलग बातें नहीं है, सब कर से रिलेटेड है, कर से रिलेटेड ही सारी बातें हैं। ठीक है, इस प्रकार उनके सामने पैसा उधार लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था और वह महाजन अथवा साहूकार की शरण में जाने को विवश हो जाता था। एक बार साहूकार के चंगुल में फंस जाने के बाद उससे बाहर निकलना दुष्कर हो जाता था
उसकी सीमित आय का अधिकांश भाग साहूकार के ब्याज के भुगतान में निकल जाता था। ये बात मैंने भी बताई। तथापि उस पर कर्ज का भार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता था। 1840 के दशक तक औपनिवेशिक अधिकारी भी यह अनुभव करने लगे थे कि किसान कर्ज के भारी बोझ के तले दबते जा रहे हैं। औपनिवेशिक अधिकारी यह भी अनुभव करने लगे थे कि 1820 के दशक में किए गए बंदोबस्त उदार नहीं थे। राजस्व संबंधी व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी और भू राजस्व की दर इतनी अधिक थी कि किसान उसका सरलता पूर्वक भुगतान करने में समर्थ नहीं थे। खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी। अंततः राजस्व संबंधी मांग को कुछ उदार बना दिया गया। 1845 ईस्वी के बाद कृषि उत्पादों के मूल्यों में धीरे धीरे वृद्धि होने से ही स्थिति में कुछ सुधार हुआ। कृषि क्षेत्र के विस्तार और गोचर भूमियों में कृषि भूमियों में परिवर्तन से भी स्थिति में कुछ सुधार हुआ, किंतु अभी भी किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय थी और वे कर्ज लेने के लिए साहूकारों की शरण में जाने को विवश थे। मैंने बता दिया ना, एक बार आप कर्जे के बोझ के तले दब जाओगे तो आप फिर कर्जे के बोझ से कभी निकल नहीं पाओगे। कुछ भी हो जाए फिर आप कर्जे के बोझ के तले दब गए तो फिर निकलना, उस समय तो निकलना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं था। आपको कुछ पता ही नहीं था क्या है इंटरेस्ट, क्या है, कितना इंटरेस्ट लगा रहा है, कितना ब्याज, कितने पैसे पे कितना इंटरेस्ट लगा रहा है, आपको पता ही नहीं है। साहूकार जो बताता था आपको वही मानना पड़ता था, क्योंकि आप उसकी पोथी पढ़ नहीं पाते थे। और एक बार आप साहूकार के ऋण चक्र में फंस गए तो फिर आपका निकल पाना दुष्कर हो जाता था। जब तक वो आपकी जमीन गिरवी से उसका मालिक नहीं बन जाता था तब तक आपको ऋण से बाहर निकलने नहीं देता था। और जब आपकी जमीन उसकी जमीन हो जाती थी तो फिर आप क्या बन जाते थे? खेतीहार किसान बन जाते थे। अब आपके पास खुद की खेती नहीं है, अब आप दूसरों की खेती पे पलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब आप एक मजदूर बन गए हैं, अब आप किसान नहीं रहे। तो अंग्रेजों की कर नीतियों ने किसानों की आर्थिक स्थिति को बद से बदतर बना दिया। ये अंग्रेजों की कृषि नीति ही तो थी जिसके कारण किसानों को साहूकार से कर लेना पड़ा, नहीं तो उन्हें कर लेने की जरूरत पड़ती, अरे उधार लेने की जरूरत पड़ती कदापि नहीं। सरकार की कर नीतियों ने ही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कर नीतियों ने ही तो किसानों को साहूकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर किया। नहीं तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कर नीतियों को लचीला या समाप्त कर देती, जब किसानों की स्थिति खराब थी, मौसम खराब था, पर्यावरण खराब था, किसानी के हित में नहीं था, जब मानसून पर्यावरण, तो क्या किसानों को साहूकारों के पास जाना पड़ता? कदापि नहीं। लेकिन उन्हें तो अपने पैसे से मतलब था, क्योंकि उन्हें भारत के किसानों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें अपनी कमाई से मतलब था, उन्हें भारत के किसानों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें भारत का विकास नहीं करना था, उन्हें अपना विकास करना था। उन्हें भारत के किसानों का नहीं, अपना विकास। इसे ही कहते हैं चोरी करना। चोर को आपकी स्थिति से कोई मतलब नहीं है, चोर को सिर्फ अपनी स्थिति से मतलब है, उसे अपनी कमाई से मतलब है, उसे आपकी कमाई से कोई मतलब नहीं है। कैसे भी हो आप उसको पैसा दो, उसे अपनी कमाई से मतलब है। पांचवा कारण समझिए, अमेरिकी गृह युद्ध, भारतीय रैयत के जीवन पर प्रभाव। अमेरिकी गृह युद्ध का भी भारत के किसानों पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है सुनना। 1960 के दशक में पहले ब्रिटेन और 1860 के दशक में पहले ब्रिटेन अपने सूती वस्त्र उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाने वाली कपास के आयात के लिए मुख्य रूप से अमेरिका पर निर्भर था। ब्रिटेन द्वारा आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटेन के सूती वस्त्र निर्माता अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए काफी समय से कपास आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत की खोज में थे।
1857 ईस्वी में ब्रिटेन में कपास संघ की स्थापना की गई और 1859 ईस्वी में मैनचेस्टर कांट कंपनी का संगठन किया गया। उनका प्रमुख उद्देश्य विश्व के प्रत्येक भाग जो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त था में इसके उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास जानते हो ना, किसे कहते हैं? कॉटन को कहते हैं। रुई को, रुई जानते हो कि रुई नहीं जानते? जैसे कान खोदते हो उसे ही कहते हैं। नहीं जानते मौर्य जी? तो फिर ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ सस्ता श्रम भी उपलब्ध था। अंततः अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की स्थिति में भारत को लंका शहर को कपास की आपूर्ति करने के स्रोत के रूप में देखा जाने लगा। 1861 ईस्वी में अमेरिकी गृह युद्ध प्रारंभ हो जाने के कारण ब्रिटेन में अमेरिका से आने वाली कपास की मात्रा में भारी गिरावट आ गई। 1861 ईस्वी में अमेरिका से 20 लाख गांठें ब्रिटेन पहुंची, किंतु 1862 में इनकी संख्या केवल 55,000 गांठें रह गई। इस स्थिति से ब्रिटेन का चिंतित होना स्वाभाविक ही था। अंततः भारत तथा अन्य देशों को अत्यधिक मात्रा में कपास निर्यात करने का संदेश भेजा गया। बंबई में कपास के सौदागरों द्वारा कपास उत्पादन कराने वाले जिलों का दौरा किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य कपास की आपूर्ति का आकलन करना था तथा कपास की खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना था। कपास के मूल्यों में वृद्धि होने पर बंबई के कपास निर्यातक ब्रिटेन की मांग की आपूर्ति के लिए अधिकाधिक कपास खरीदने का प्रयत्न करने लगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को विशाल अग्रिम धनराशि प्रदान की। साहूकारों ने कपास उत्पादन में लगे ग्रामीणों को विशाल धनराशि उधार में देकर उन्हें कपास की आपूर्ति के लिए वचनबद्ध कर लिया। कपास के मूल्यों में वृद्धि होने का दक्कन के देहाती क्षेत्रों पर पर्याप्त प्रभाव हुआ। दक्कन के गांवों के रैयतों को सफलतापूर्वक विशाल धनराशि कर्ज के रूप में, सुनना, कर्ज के रूप में मिल रही है, कमाई के रूप में नहीं, कर्ज के रूप में उपलब्ध होने लगी। उन्हें कपास उत्पादन के लिए प्रति एकड़ 100 रुपए के हिसाब से अग्रिम धनराशि दी जाने लगी। साहूकार दीर्घकालिक कर्ज देने में भी किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करते थे। जब तक अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति बनी रही, बंबई दक्कन में भी कपास के उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती रही। 1860-64 ईस्वी की अवधि में भारत में कपास उगाने वाला क्षेत्र बढ़कर 2 गुना हो गया। उल्लेखनीय है कि 1862 ईस्वी तक ब्रिटेन को संपूर्ण आयातित कपास का लगभग 90% अकेले भारत से ही होने लगा। किंतु हमें याद रखना चाहिए कि कपास में होने वाली मूल्य वृद्धि ने सभी कपास उत्पादकों को समान रूप से लाभान्वित नहीं किया। कुछ धनी किसानों को इससे पर्याप्त लाभ हुआ, किंतु अधिकांश किसानों पर कर्ज का बोझ पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ गया। भारत को कपास की उगाई करने का मौका तो मिला, लेकिन उसकी जो कमाई हुई उस कमाई का लाभ सबको नहीं मिला। उसका लाभ सबको नहीं मिला, खास करके किसानों को तो मिला ही नहीं। साहूकारों को मिला, बड़े बड़े व्यापारियों को मिला, लेकिन किसानों को नहीं मिला। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण भारत में कपास उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन उस वृद्धि का लाभ किसानों को नहीं मिला। उसके कारण किसानों के ऊपर कर्जा जरूर बढ़ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, किसानों को जो एक्स्ट्रा पहले एडवांस पैसा दिया जा रहा था खेती करने के लिए कपास की, वो एडवांस मनी नहीं थी, वो क्या था? कर्ज था, कि आप कर्ज लेकर खेती करो, लेकिन करो, खेती करो। जबरदस्ती करवाई जा रही थी खेती, और वो भी कर्ज देकर, एक्स्ट्रा पेमेंट या एडवांस पेमेंट के रूप में नहीं, कर्ज देकर। और जब आप कमाई करते थे तो आप जिन साहूकारों से जो साहूकार आपको कर्जा देते थे, उन्हीं साहूकारों को आपको अपनी कपास बेचनी पड़ती थी, और जो एडवांस मनी देते थे वो काट देते थे।
और फिर आपका बकाया पे करते थे और उस बकाया में कुछ मिलता ही नहीं था किसानों को। फिर अगली बार जब किसानी करनी होती थी कपास की, फिर कर्जा दे दिया जाता था। तो कर्जे से कराई जाती थी खेती, इससे किसानों का कोई लाभ नहीं हुआ। बड़े बड़े किसानों का लाभ हुआ, लेकिन छोटे किसानों को, जो भारत में बड़ी संख्या में किसान थे, उन किसानों को लाभ नहीं मिला। उन किसानों की दयनीय स्थिति और बढ़ गई और वो गरीब हो गए। सारी कपास का उत्पादन वो कर रहे थे, लेकिन लाभ साहूकार और व्यापारी कमा रहे थे। लाभ व्यापारी और साहूकार कमा रहे थे, किसान नहीं कमा रहे। इसने भी किसानों के मन में विद्रोह के लिए एक अलग जगाई कि अब बर्दाश्त नहीं होता, कमाई भी हम कर रहे, मेहनत भी हम कर रहे, लेकिन हमें लाभ कुछ नहीं मिल रहा। सारी मेहनत हमारी और कमाई कोई और लूट ले रहा है। इस चीज ने किसानों के मन में इस बात को दृढ़ संकल्पित कर दिया कि अगर हमें अपनी स्थिति को सुधारना है तो हमें खुद कदम उठाना पड़ेगा और हमें इन साहूकारों की ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी, तभी हमारी स्थिति में सुधार हो सकता है। नहीं तो सुधार होना कहीं से भी संभव नहीं है। आगे सुनिए, कहां गए थे? छठा कारण, कर्ज प्राप्त ना होना। हमें याद रखना चाहिए कि भारतीय कपास के व्यापार में तेजी अमेरिकी गृह युद्ध के कारण आई थी। याद रखना ये बात। भारत में जो कपास उत्पादन में वृद्धि हुई थी, उस उत्पादन में वृद्धि इसलिए हुई थी क्योंकि अमेरिका में क्या चल रहा था? गृह युद्ध। अब भाई गृह युद्ध एक दिन रुकना था, एक दिन रुकना था वो गृह युद्ध, और जब रुकेगा तो फिर क्या होगा? फिर ब्रिटेन भारत से कपास लेना बंद कर देगा, और जब भारत से कपास लेना बंद कर देगा तो किसानों की स्थिति और दयनीय हो जाएगी। सुनना, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कपास व्यापारी अमेरिका को कपास व्यापार से अस्थायी रूप से विस्थापित करके कच्चे कपास के विश्व बाजार पर अपना अधिकार स्थापित करने के सपने देखने लगे थे। किंतु अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त होने पर 1865 ईस्वी तक यह स्थिति परिवर्तित हो गई। अमेरिका में कपास का उत्पादन पुनः प्रारंभ हो जाने के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में निरंतर गिरावट आने लगी। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसको देखो किताब के अंदर। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में निर्मित व्यापारी एवं साहूकार दीर्घकालीन कर्ज देने में आनाकानी करने लगे। इसका प्रमुख कारण यह था कि भारतीय कपास की मांग में निरंतर कमी आने लगी थी और कपास के मूल्यों में गिरावट आ रही थी। इसीलिए व्यापारियों और साहूकारों ने अपना कार्य व्यवहार लगभग बंद कर दिया। उन्होंने किसानों को अग्रिम राशि देने से इनकार कर दिया और अपने बकाया ऋणों को वापस मांगने लगे। साहूकारों ने तुरंत पत्ता पलट दिया। जब कपास की विश्व बाजार में मांग थी तो किसानों से उन्होंने खूब कपास उगवाया और उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट, एडवांस कर्ज दे देकर उनसे खेती कराई। लेकिन जैसे ही अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त होता है और भारत से कपास की मांग खत्म होती है, वैसे ही साहूकार और व्यापारी पासा पलट लेते हैं। अब वो कर्ज देने से मना करने लगे और जो उन्होंने कर्ज दे रखा था किसानों को, वो उल्टा मांगने लगे। अब भाई किसानों की स्थिति बद से बदतर, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर के रहे और ना उधर के रहे। और आप भी जानते हो फसल उगने में मान लो 8 महीने का समय लगता है, तो एक बार फसल लग गई तो 8 महीने के लिए तो वो बर्बाद, 1 साल तो बर्बाद हो ही जाएगा। और एक बार फसल बर्बाद हुई, एक बार उसके खरीदार नहीं मिले, तो फिर किसान की रीढ़ की हड्डी ऐसे ही टूट जाती है। और साहूकारों के ऊपर से कर्जे, वो तो गला पकड़ के बैठ गए कि हमारा कर्जा हमें वापस दो। आगे सुनो, इन परिस्थितियों में किसानों की दशा अत्यधिक दयनीय हो गई। जले पर मानो नमक छिड़कते हुए सरकार ने भू राजस्व के नए बंदोबस्त
के अंतर्गत भू राजस्व को 50 से 100% तक बढ़ा दिया। और देखो सरकार ने टैक्स और बढ़ा दिया, 50 से 100% टैक्स बढ़ा दिया, दोगुना तिगुना कर दिया। जहां पहले 50 रुपए टैक्स था अब 100 रुपए हो गए। देखो आगे सुनो। हम यह भली भांति समझ सकते हैं कि किसानों के लिए विशेष रूप से यह समय जबकि कीमतों में गिरावट आ रही थी और कपास के उत्पादन में अत्यधिक कमी आ गई थी, इस बढ़े हुए राजस्व का भुगतान करना सर्वथा दुष्कर था। वे साहूकारों की शरण में गए, किंतु साहूकारों ने उन्हें कर्ज देने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें उधार वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी। साहूकारों द्वारा कर्ज देने से इनकार कर दिए जाने पर रैयत समूहों में क्रोध की लहर फैल गई। उनका क्रोध मुख्य रूप से साहूकार वर्ग की संवेदनहीनता के प्रति था। उनके विचारानुसार साहूकार उन्हें कर्ज देने से इनकार करके देहात क्षेत्र के परंपरागत नियमों का भी उल्लंघन कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना से पहले ही उधार देने का कारोबार व्यापक रूप से फैला हुआ था। देहात क्षेत्र में साहूकार का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली था। कर्ज देने और ब्याज लेने के कुछ निश्चित परंपरागत मानक थे जिनका पालन करना आवश्यक समझा जाता था। एक सामान्य मानक के अनुसार ब्याज मूलधन से अधिक नहीं किया जा सकता, किंतु औपनिवेशिक शासन में इस प्रकार के मानकों को उठाकर ताक पर रख दिया गया। दक्कन दंगा आयोग के सामने एक ऐसा मामला भी आया जिसमें साहूकार ने 100 रुपए के मूलधन पर 2000 रुपए से भी अधिक ब्याज लगाया हुआ था। खुद देखो आप, 100 रुपए उसने कर्जा दिया है और उससे 2000 रुपए ब्याज के रूप में उसने लिया है। 200 देख लो आप, ये सब अंग्रेजी शासन के अंतर्गत हो रहा था और ये अंग्रेजी सरकार की कर नीतियों के कारण हो रहा था। आगे सुनो। साहूकार काफी दिनों से हम पर अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि हम अपना घर खर्च चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए हम उनसे पैसा, कपड़ा और अनाज मांगने के लिए मजबूर हो गए। उनसे हमें ये वस्तुएं मिल तो जाती हैं पर बड़ी कठिनाई से, और उसके लिए हमें उनके साथ कड़ी शर्तों पर बद्ध पत्र लिखने के लिए विवश होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कपड़ा और अनाज भी नगद दरों पर नहीं बेचा जाता। हमसे जो कीमत मांगी जाती है वह नगदी कीमत चुकाने वाले ग्राहकों की अपेक्षा सामान्य रूप से 25 से 50% अधिक होती है। हमारे खेतों की उपज भी साहूकार ले जाते हैं। उपज ले जाते समय तो वे हमें यह आश्वासन देते हैं कि इसकी कीमत हमारे खातों में जमा कर दी जाएगी, किंतु वे हमारे खातों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं करते। वे जब हमारी उपज ले जाते हैं तो बदले में कोई रसीद भी नहीं देते। ये किसान कह रहा है। तो ये सारी चीजें करते थे आपके साहूकार और जमींदार किसानों के साथ। तो अब आप बताओ, किसान क्या उनकी पूजा करेंगे? किसान क्या करेंगे फिर? किसान विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे। कर्ज प्राप्ति की जटिल प्रक्रिया। कर्ज मिलना भी आसान नहीं रह गया था। 1965 के बाद उनको कर्ज कौन देता था? किनको? साहूकारों को। उनके पास भाई देख नहीं रहे हो, आप ही को तो लूट रहे हैं वो, तो उनको कर्ज क्यों चाहिए? वो आपसे ही तो लूट कर आपको कर्ज दे रहे हैं ना, किसी और को थोड़ी ना दे रहे। आपसे ही कमा रहे हैं और आपको ही कर्जा दे रहे हैं और फिर आपको बांध ले रहे हैं अपने अंदर। समझ में आई बात? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर समझाओ। एक बार आप मेरे से कर्जा लेने आए, मैंने आपसे आपकी लिखवा ली
और मैंने आपको ब्याज बता दिया कि इतना ब्याज देना पड़ेगा, और आप ब्याज दे रहे हो, फिर किसानी बर्बाद हो गई, फसल बर्बाद हो गई, फिर आप मेरे से कर्जा लेने आए, फिर मैंने आपको कर्जा दिया और फिर मैंने आप पर ब्याज लगा दिया, अब ब्याज दोगुना हो गया, फिर आप ब्याज दे रहे हो, ब्याज ही खत्म नहीं कर पा रहे हो अभी आप, तो आप कहां से मूलधन खत्म करोगे? भैया ब्याज के साथ साथ तो उन्हें वो भी देना पड़ता होगा, जैसे कर देते होंगे तो कर वो भी तो लेते हैं। हाँ, इंटरेस्ट बोल रहा हूँ ना, उसी को तो बोल रहा हूँ। नहीं दे पाते नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। हाँ, तो वही होता ही था। ये भी होता है। कर्ज प्राप्ति की जटिल प्रक्रिया, इसमें कोई संदेह नहीं कि जब किसान पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता था कि वह कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता था, तो उसे साहूकार अथवा ऋणदाता को अपने सर्वस्व अर्थात जमीन, गाड़ियां, हल बैल सौंप देना पड़ता था, किंतु जमीन और पशुओं के बिना कृषि कार्य करना संभव नहीं था। अंततः वह साहूकार से जमीन और पशु किराए पर ले जाता था। इस प्रकार उसे उन पशुओं के लिए किराया देना पड़ता था। वे मौलिक रूप से उसके अपने होते थे। वह व्यवस्था पूर्वक एक भाड़ा पत्र अथवा किराया नामा लिखता था। देख रहे हो, सब कुछ उसका, लेकिन कर्ज का ब्याज चुका ना पाने के कारण, कर्ज चुका ना पाने के कारण उसका खेत भी साहूकार का हो जाता था, बैल भी साहूकार का हो जाता था, सब कुछ साहूकार का हो जाता था। और उसे किसानी करने के लिए साहूकार से अपनी जमीन भी उधार लेनी पड़ती थी, अधिया लेनी पड़ती थी, अपने बैल भी, और उनका किराया देना पड़ता था। अब आप देखो, इतनी दयनीय स्थिति थी, इतनी दयनीय स्थिति थी। और ये सारी स्थिति क्रिएट करने में अंग्रेज सरकार की कर नीतियां मुख्य रूप से जिम्मेदार थी, क्योंकि वो किसी भी तरीके से कर कम करने के लिए तैयार नहीं थे। चाहे आप कमाओ चाहे ना कमाओ, लेकिन अंग्रेज सरकार को आपको कर तो देना ही पड़ेगा। चाहे आप 1 रुपए कमाओ चाहे आप 100 रुपए कमाओ, कर तो आपको देना पड़ेगा, जो अंग्रेज सरकार निर्धारित करेगी, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली। पहले ही बता दिया मैंने आप कि अंग्रेज सरकार आपकी भलाई के लिए नहीं आई थी, वो अपने जेब भरने के लिए आई थी। ठीक है, अब आते हैं विद्रोह समझते, अगला पेज खोल लो। ठीक है, विद्रोह समझते। इस प्रकार किसानों के कष्ट इतने अधिक बढ़ गए कि अब उनके सामने विद्रोह के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। विद्रोह का प्रारंभ पूना के एक विशाल ग्राम सूपा से हुआ। अंडरलाइन कर लेना ये सारी, ये 1 नंबर का प्रश्न है। सूपा में उस समय की एक विशाल अनाज मंडी थी। यहाँ अनेक व्यापारी एवं साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 ईस्वी को निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक रैयत अर्थात किसान सूपा में एकत्रित हो गए। उन्होंने साहूकारों से मांग की कि वे अपने बही खाते और ऋणबद्ध उन्हें सौंप दें। साहूकारों द्वारा ऐसा न किए जाने पर उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। किसानों ने साहूकारों के बही खातों को जला दिया तथा अनाज की दुकानों को लूट लिया। कुछ साहूकारों के घरों को आग का शिकार बना दिया गया। शीघ्र ही यह विद्रोह पूना से अहमदनगर तक विस्तृत हो गया। आगामी 2 महीनों में इसका और तेजी से विस्तार हुआ और लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विद्रोह की आग फैल गई। 30 से भी अधिक ग्रामों में विद्रोह का उग्र रूप देखने को मिला। लगभग सभी स्थानों पर साहूकारों की दुकानों और घरों पर आक्रमण किए गए। अनेक ऋणबद्धों को नष्ट कर दिया गया और बही खातों को जला दिया गया। किसानों के आक्रमणों से डरकर अनेक साहूकार अपनी संपत्ति और धन दौलत छोड़कर ग्रामों से भाग गए। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि विद्रोह की भयंकरता पर प्रकाश डालते हुए 16 मई 1875 ईस्वी को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा था, शनिवार दिनांक 15 मई को सूपा में आने पर मुझे इस उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया गया। लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया और उनमें
घुसकर वहां के सारे सामान को आग लगा दी गई। खाते पत्र, बाण, अनाज, देहाती कपड़ा का सड़कों पर लाकर जला दिया गया, जहां राख के ढेर अब भी देखे जा सकते हैं। मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया। लगभग 2000 रुपए का चोरी का माल छुड़ा लिया गया। अनुमानतः 25,000 रुपए से अधिक की हानि हुई। साहूकारों का दावा है कि 1 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। विद्रोह के व्यापक प्रसार से ब्रिटिश अधिकारी अत्यधिक चिंतित हो गए। विद्रोही किसानों के ग्रामों में शीघ्रता पूर्वक पुलिस थानों की स्थापना की गई और व्यवस्था स्थापना के लिए सेनाओं को बुलाया गया। 95 व्यक्तियों को जेल में बंद कर दिया गया। अनेक विद्रोहियों को कठोर सजाएं दी गई, किंतु विद्रोह का दमन करने में सरकार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई महीनों के प्रयासों के बाद ही देहात क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सकी। तो एक बार विद्रोह होगा तो भाई होगा ही। जब आपने उनके ऊपर इतना अत्याचार किया है तो क्या करेंगे? उनके पास कोई मरे या झेले, इसके अलावा तो उनके पास कोई चारा ही नहीं था। तो मरने से बेहतर है दूसरे को ही मार डालो। क्या मतलब है खुद मरने का? भाई क्या मतलब है खुद मरने का? मरने से बेहतर है दूसरे वाले को ही मार दो। इसीलिए तो चर्ची यही करते हैं ना, चर्चियों के पास मरना ही होता है। भाई भूख के मरेंगे या फिर दूसरे को मार कर मरेंगे, यही है। इससे बढ़िया दूसरे को मार के खा के फिर मरो। क्या मतलब है भूखे पेट मरने का? समझ में आई बात? आगे सुनिए। दक्कन दंगा आयोग, इस पर प्रश्न आएगा दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट लिखने का, तो लिख देना। दक्कन दंगा आयोग ने जो रिपोर्टें लिखी, जो कारण मैंने आपको बताए, यही कारण थे जिनके कारण आपका दक्कन का दंगा हुआ है। तो वही बातें इन्होंने भी लिखी है, सुन लो फिर से भी। दक्कन में विद्रोह होने की प्रारंभिक अवधि में बंबई सरकार ने इसे गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, किंतु विद्रोह का तीव्रता पूर्वक प्रसार होने तथा इसका स्वरूप उग्र हो जाने पर सरकार के लिए इस दिशा में उचित कदम उठाना आवश्यक हो गया। भारत सरकार के दबाव के कारण बंबई सरकार ने दंगों के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अथक परिश्रम से एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे 1878 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दक्कन दंगा रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित की। उदाहरण के लिए दंगाग्रस्त जिलों में जांच पड़ताल करवाई गई। किसानों, साहूकारों एवं चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए गए। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, मूल्यों एवं ब्याज से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया गया तथा जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों को संकलित किया गया। निसंदेह यह रिपोर्ट उन दंगों के अध्ययन में महत्वपूर्ण आधार सामग्री का कार्य करती है। किसान इतिहास लेखन में सरकारी स्रोतों के उपयोग की समस्याएं। देखो, सरकारी इतिहास, सरकारी जो बातें लिखी जाएंगी उनमें कभी भी किसानों की सही स्थिति के बारे में तो कहीं नहीं लिखा है। कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि भविष्य में जब उसके बारे में याद किया जाए तो उसकी बुराई की जाए। हर सरकार ये चाहती है कि उसकी अच्छाई हो। हर सरकार चाहती है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो मनमोहन जी हो, चाहे वो जवाहर जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो। कोई नहीं चाहेगा कि उसकी बुराई की जाए, कोई नहीं चाहे। तो अंग्रेज भी नहीं चाहते भाई। इसीलिए ब्रिटेन में औपनिवेशिक शासन, भारत की गुलामी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, कि उन्होंने भारत को गुलाम बनाया था इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, कुछ भी नहीं। क्योंकि वो अपने बच्चों को नहीं बताना चाहते कि उन्होंने कितना अत्याचार किया है। जो उनके म्यूजियमों में इतनी बड़ी बड़ी चीजें रखी हुई है, सोने के बर्तन ये सब रखे हुए, ये चुरा कर लाए हैं, वो नहीं बताना चाहते अपने बच्चों को। नहीं तो उनके बच्चे उन पर धिक्कारेंगे, उन पर थूकेंगे कि उनके पूर्वजों ने क्या किया है, कैसे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, उन्हें पता नहीं चल जाएगा। समझ रही बात? सुनो क्या है
यह सत्य है कि सरकारी रिपोर्टों से इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता उपलब्ध होती है, किंतु इतिहास के पुनर्निर्माण में सरकारी रिपोर्टों का उपयोग करते हुए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन अत्यधिक सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। सरकारी रिपोर्ट से उपलब्ध साक्ष्य का मिलान समाचार पत्रों, गैर सरकारी विवरणों, वैधिक अभिलेखों आदि में भी उपलब्ध साक्ष्यों से करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। तो जो कारण हमने ये 7 पढ़े, यही 7 कारण दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट में उपलब्ध थे कि इनके कारण दंगा हुआ है। इन्हीं 7 कारणों के कारण दंगा हुआ। किसान उपद्रवी बने, किसानों ने दंगा किया। समझ में आई बात? इन सब दंगों के होने के पीछे यही 7 कारण थे। मुख्य रूप से एक ही बात थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की कर नीति मुख्य रूप से दंगे के लिए जिम्मेदार थी। देखो 1857 के बाद तो ब्रिटिश सरकार आ गई थी, मतलब क्राउन शासन आ गया था। तो आप ये समझ लीजिए कि अंग्रेज सरकार की कर नीतियां ही दक्कन दंगे के लिए जिम्मेदार थी। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।